नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज आप सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज क्लास में आप सभी के लिए बहुत सारे ललन टॉप क्वेश्चन और बेहतरीन सी सीरीज़ में आपको कराने वाला हूँ, जिसके तहत आपको जो आपने थंबनेल में देखा है वो सारे टॉपिक मैं आपको आज कराने वाला हूँ, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसके साथ साथ आपको बहुत ही मजबूत बनाएंगे जीएस के इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा गया है, रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो हालांकि ऐसा कुछ नया इसमें याद करने के लिए है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना कि जो रूस के नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नए कहने का मतलब है इन्होंने पुनः से क्या लिया, शपथ लिया है। और ये 5 बार आपके यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये दोबारा से अपने नए कार्यकाल यानी 6 वर्ष के लिए पुनः से राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली है और 2030 तक ये अपने राष्ट्रपति पद पर रहने वाले हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भी ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, ऐसा इन्होंने खुद कहा था। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रूस में सर्वाधिक कार्यकाल की जो इन्होंने शपथ ली है उनमें कौन कौन शामिल है आपके, तो वो है आपके स्टालिन है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आपके पुतिन। ये 1999 से लेकर 2024 चल रही है अभी, और 2030 तक यहाँ के क्या रहने वाले, राष्ट्रपति रहने वाले हैं। इन्हें मतदान में 89% इन्हें मतदान मिला, वोट मिले। इनके विपक्षी थे एलेक्सी नवलनी, जिनकी हाल ही में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। और इनका जो शपथ प्रोग्राम था वो कहाँ पर हुआ है, तो क्रेमलिन पैलेस है रूस में, वहाँ पर इनका शपथ प्रोग्राम हुआ था। अब चूँकि हमारा राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे हम रूस की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति हमारे कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति, तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने आपके पीटर पेलेग्रिनी। कौन है, पीटर पेलेग्रिनी। और स्लोवाकिया की राजधानी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी थी, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूँ हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं आपके तमस सुलियोग, हंगरी के नए राष्ट्रपति, माफ़ करना। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किस्दो। आयरलैंड के सबसे कम उम्र के जो हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, साइमन हैरिस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, ग्रेवियल अटल। मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह सीसी। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन है, तो वो है लूला डी सिल्वा। चिली के राष्ट्रपति कौन है, तो ग्रेवियल बोरिक। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। रूस के राष्ट्रपति में देख लिए कौन है आपके, तो वह है व्लादिमीर पुतिन। सेनेगल यहाँ पर हाल ही में आपके नए राष्ट्रपति बने थे, तो इनको नाम है डियो मायो। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो सेरिंग टोब्गो। और जर्मनी के चांसलर कौन है आपके, तो वो हैं आपके ओलाफ सोल्स, ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। ठीक है, अब हमारा रूस की बात आई थी, तो यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ, रूस की क्रांति। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, रूस की क्रांति आप सभी को पता है कब हुई थी, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, है ना। अब देखिए है क्या, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। यह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। नेक्स्ट आपसे पूछे, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही पुस्तकें, आप लोग याद रखना। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है, तो कार्ल मार्क्स की है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी। दुनिया के मजदूर एक हों, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था और यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे, जार मुक्तिदाता के नाम अलेक्जेंडर द्वितीय है। अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक कौन था, जार निकोलस द्वितीय ही था। नेक्स्ट, 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर सन 1917 को वेल्सिक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका संगठन की स्थापना की थी, या इसका संगठन को बनाया था। लाल सेना का संगठन ट्रास्टकी ने बनाया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट आपके लिए। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं।
शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिकल दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था, एक तो वेल्सिक और मेल्सिक। वेल्सिक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेल्सिक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे वेल्सिक दल का नेता कौन था? लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, अप्रैल थीमस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछे 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। अभी मैंने बताया था यहाँ के जो राष्ट्रपति थे स्टालिन थे पहले। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन था? टॉमस पेन था। मदर की रचना मैक्सिम कॉर्गी ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। तो यहाँ से आपकी ये रूस की क्रांति और राष्ट्रपति और हमने सारे फैक्ट देख लिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त लाजवाब जिंदाबाद है आपके लिए। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी करने की घोषणा की है। तो आप सभी को पता है नेपाल ने हाल ही में अपने यहाँ पर 100 रुपये का नया नोट जारी किया है और उसमें एक मैप में भारत के कुछ क्षेत्र हैं उनको अपने मैप में दर्शाया है। जैसे काला पानी है, लिपुलेख है और लिम्पियाथुरा। ये तीनों क्षेत्र जो हैं आपके भारत के हैं, लेकिन नेपाल ने अपने 100 के नए नोट पर जो मानचित्र बनाया है अपना, उस पर इनको दर्शाया है। ठीक है, तो इसी का ये विषय है, आप लोग याद रखना। हालांकि ये विषय क्यों होता है, जैसे मान लीजिए ये नेपाल है आपका और ये भारत है। ठीक है, इन दोनों की सीमा पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है शारदा नदी या काली नदी से हम कहते हैं। तो कभी कभी ये इधर से चली जाती है, कभी इधर से चली जाती है। तो जो क्षेत्र जाते हैं ये इसे सिंगोली की संधि के तहत तय किया गया था और इसी का ये कारण है कि आज नेपाल ने अपने नोट पर इसको दर्शाया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना। चलिए अब हम लोग हमारे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब नेपाल के बारे में बात करें, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल जो प्रचंड हैं, यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू है। समलैंगिक विवाह को मंजूरी किसने दी थी? नेपाल ने दी थी हाल ही में। और इंद्रधनुष जो सम्मेलन हुआ था वो भी आपका कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। ये आपके LGBTQ जो समुदाय होता है उससे संबंधित था। सिंगोली की संधि कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य हुई थी, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे कि 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? हमारे अगर नोटों की बात करें तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 10 रुपये के नोट पर हमारा कोडांग सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। और 2000 का नोट अब बैन हो चुका है, लेकिन आप लोग याद रखना 2000 के नोट पर क्या था? तो मंगलयान था। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे 5R मुद्रा किसे बोलते हैं? तो ब्रिक्स की मुद्रा को 5R बोलते हैं। SDR किसकी मुद्रा है? तो IMF की SDR मुद्रा है। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपियन जो यूनियन है ना, इसकी मुद्रा है। और लगभग 20 देशों में यूरोपीय जो आपका यूरो है इसको अपना लिया गया है। और 20वां जो देश है वो कौन सा? क्रोएशिया है आपका। ऐसी जिग हाल ही में नई मुद्रा बनाई गई थी, जिग। ये किसकी थी? जिम्बाब्वे की थी। ठीक है, ये आपका रखना है। और ये कैसी? गोल्ड से निर्मित थी आपकी, है ना, जिम्बाब्वे की गोल्ड मुद्रा थी आपकी जिग। तो ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 से याद रखने हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, जो आप लोगों ने छोड़ दिए होंगे, इनको रिवाइज नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर आप 5 मिनट में इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा दुनिया की पहली, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन? दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है या लॉन्च करने की घोषणा की है। तो लॉन्च अभी हुई नहीं है मेरे ख्याल से, अभी इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और CNG मोटरसाइकिल जो है आपकी ये बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च की जाएगी आपकी। ठीक है, ये कैसी होगी? एक हाइब्रिड में होगी। हाइब्रिड यानी कहने का मतलब है ये पेट्रोल से भी चलेगी आपकी और आपकी CNG से भी चलेगी। CNG जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन, यानी कि ये आपकी मीथेन। ठीक है साथियों, तो ये हल्की गैस कहलाती है और इसका सूत्र जो होता है वो आपको पता है CH4 होता है ना। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे मेथेनॉल चले, पहली बस कहाँ चली थी आपकी? वो चली थी आपकी बस चली थी मुंबई में। ठीक है, यहाँ मुंबई लिख लेना, मैंने बस लिख दिया दोबारा से, यहाँ मुंबई लिख लेना आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा, ये हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा था LSST। ठीक है, ये बनाया गया था। ऐसी दुनिया का सबसे सख्त जो धूम्रपान निषेधक विधेयक बनाया था वो किसने बनाया था? ब्रिटेन ने बनाया था। पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच कहाँ बनी थी? तो बनी थी धर्मशाला में, और धर्मशाला स्टेडियम ये आपका उत्तराखंड में है। अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास हुआ है, ये किसने किया? USA ने। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किसने को दी है? हमने तो फिलीपींस को दी है।
सबसे बड़ा एकल साइट विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर है? यूएई में। और सबसे ऊंचाई पर परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? आपका ला पाज, बोलीविया में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको आप लोग भूल चुके होंगे। जैसे आपका ब्रह्मोस की पहली खेप किसको दी है? फिलीपींस को दी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ला पाज। और ये कहाँ पर है? बोलीविया में। ऐसे आपसे पूछे सबसे बड़ा अल दफरा जो बनाया गया था विद्युत संयंत्र था, यूएई में बनाया गया है। और अंतरिक्ष में पहली बार जो आपका युद्धाभ्यास हुआ है वो किसने किया? यूएसए ने किया है। तो ये फैक्ट थे, हमें याद रखने थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली यात्री कौन है? तो तीसरी बार, हालांकि ये भर लेती, आगे भरेंगी भी, ठीक है। और ये हैं आपकी सुनीता विलियम्स। इनको ये किसकी सहायता से? तो बोइंग कंपनी आपकी यूएसए की, इसके द्वारा। और रॉकेट कौन सा होगा? आपका एटलस रॉकेट। इसके बाल में कुछ परेशानी आ गई थी, इसके कारण इसको स्थगित कर दिया गया। और कुछ समय बाद ये तीसरी महिला हो जाएंगी, मतलब तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हो जाएंगी। ये होंगी आपकी सुनीता विलियम्स, ठीक है। अब साथियों बात आई है किसकी? अंतरिक्ष की। तो हम सभी को पता है भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी हमारी कल्पना चावला, ठीक है। इसके बाद दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। और तीसरी कौन थी? तो सिरसा बांदला। ऐसे विश्व में पहली कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये रूस की थी। और चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी आपकी क्रिस्टलिना कोच, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। अब साथियों अंतरिक्ष की बात आई है तो अंतरिक्ष से संबंधित कुछ फैक्ट है हमारे, वो देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, उड़ान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 अप्रैल को, ठीक है। और प्रथम उपग्रह कौन सा था जो लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में? वो था स्पुतनिक फर्स्ट, 1997 सोवियत संघ के द्वारा से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन सा था? 12 अप्रैल 1961 को गया था यूरी गागरिन। चांद पर पहला इंसान कौन गया था? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और इसी दिन 20 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? चंद्रमा दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो गया था अंतरिक्ष में? वो था आर्यभट्ट। ये 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से भेजा गया था। और एक स्थान था वैंकूवर, यहाँ से 1967। इसे अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आज का हमारा एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। और आज हम बात करेंगे टेनिस ओपन, जो भी हमारे 2022 और 23 के टेनिस ओपन है उन पर भी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा करंट अफेयर का क्या है। मैड्रिड ओपन 2024। तो मैड्रिड ओपन 2024 आप सब लोग जानते हैं ये किससे संबंधित? टेनिस से संबंधित है। और इसे हाल ही में मेल में किसने जीता है? तो एंड्रे रूबेलेव, ये रूस के इन्होंने जीता था। और महिलाओं में किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी थी आपकी? तो यही बनी थी आपकी ईगा स्विएटेक। ऐसी थॉमस कप और उबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ये किसने जीता है? तो चीन ने इसको जीता है, इंडोनेशिया को हराकर। ऐसे उबेर कप में भी चीन जीता है और इंडोनेशिया को हराया है। ऐसी ला लीगा कप, ये फुटबॉल से संबंधित, इसे किसने जीत लिया? तो रियल मैड्रिड ने इसे जीत लिया, ठीक है। ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। अब हम लोग 2022 और 2023 के हमारे जो टेनिस ओपन है, ये खिताब है, इनको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं 2022 वाले। देखिए हम सभी को पता है कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और साल की शुरुआत किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है ना। और उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है अमेरिकन ओपन। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। फ्रेंच ओपन की 1891 में। विंबलडन ओपन 1877 में। और अमेरिकन ओपन 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे नवीनतम कौन सा है हमारा? तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे पुराना कौन सा है? तो वो है हमारा विंबलडन ओपन। अब ये कौन कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ये ग्रास कोर्ट पर विंबलडन ओपन, और हार्ड कोर्ट पर फिर से खेला जाता है आपका अमेरिकन ओपन, ठीक है। तो 2022 में इसको किस किसने जीता? तो पुरुषों में जीता था राफेल नडाल ने और महिलाओं में जीता था एशले बार्टी ने। ऐसे फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता पुरुषों में और महिलाओं में ईगा स्विएटेक ने। ऐसे पुरुषों में किसने जीता? विंबलडन ओपन तो नोवाक जोकोविक ने, और महिलाओं में एरिना रिबाकिवा। और अमेरिकन ओपन ये कार्लोस अल्काराज ने जीता था और महिलाएं कौन थी आपकी? तो ईगा स्विएटेक, ठीक है। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं 2023 के हमारे कौन कौन से थे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था आपका पुरुषों में नोवाक जोकोविक ने, फ्रेंच ओपन जीता था नोवाक जोकोविक ने, विंबलडन ओपन जीता था कार्लोस अल्काराज ने, और अमेरिकन ओपन जीता था फिर से नोवाक जोकोविक ने। ऐसी महिलाओं की बात करें तो इसमें जीता था अरायना सबालेंका ने, इसमें जीता था ईगा स्विएटेक ने, इसमें जीता था मार्केट वोंडरसोवा ने, और इसको जीता था कोको गॉस ने। तो ये हमारे 2023 के थे, ठीक है। अभी 2024 के आपके जो होंगे उनको भी मैं लिस्ट बना के आपको रिवाइज कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो बस अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी को और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें भी हम बहुत सारे फैक्टों को देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट जो आपको सीधे सीधे नंबर दिलाएंगे, है ना। जैसे पूछा गया आपसे भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप, तो भारत का पहला होगा ये। और कैसा वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप है
है ना, कॉमर्शियल जो आपका हाई लेवल का जो परफॉर्मेंस करने वाला है वो आपका ये चिप बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है इसे, तो इसे बनाया गया है एक स्टार्टअप है जिसका नाम है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। ये स्टार्टअप है, इसके द्वारा से डेवलप किया गया है और इसका नाम है सिक्योर IoT। सिक्योर IoT ये क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसका माइक्रो कंट्रोलर के रूप में उपयोग किया जाता है इस चिप का, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछे, मैंने उस दिन आपको बताया था क्या कि FDW200B ये क्या है, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है एक आपका। ऐसी दुर्गा पूछे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुर्गा क्या है। वसुराज आपसे पूछे, ये वायु रक्षा प्रणाली आपकी कम दूरी की। वरुणास्त्र क्या है आपका, एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। तेजस क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है। प्रबल क्या है, एक रिवॉल्वर है। उग्रम क्या है, एक असॉल्ट राइफल है जो DRDO के द्वारा बनाई गई थी। आकाश तीर ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है आपका। और समर क्या है, एक वायु रक्षा प्रणाली है आपकी ये भी, ठीक है। ये आप सभी को सारे पॉइंट याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर कहीं पर शॉर्ट में, जहाँ पर आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक काल बस्ती की खोज की है। आप सभी को पता है ये कहाँ की गई आपकी, तो सर्बिया में हो गई थी। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, जो कि डेन्यूब नदी किनारे है। और यहीं पर NAM की पहली बैठक 1961 में की गई थी। अब हम सभी को पता है कि जो पुरातत्वविद होते हैं ये किसके अंदर काम करते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत काम करते हैं। और 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। संस्थापक इसके कौन थे, तो कनिंघम, ठीक है। और वर्तमान इसके हेड कौन है, मैं अभी भूला हूँ जस्ट, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी हेड कौन है। अब देखिए इतिहास, इतिहास का मतलब क्या होता है, अतीत का अध्ययन कहलाता है इतिहास। इसके पिता कौन थे इतिहास के, तो हेरोडोटस, और इनकी बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसमें इतिहास को, पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक, इसे बोलते हैं प्रोटोहिस्टोरिक और इसे बोलते हैं हिस्टोरिक। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था मानव, यानी जब पढ़ना नहीं जानता है तो लिखना क्या जानता होगा। तो यहाँ पर केवल हमें क्या मिले हैं, जो आपके पुरातत्व स्रोत हैं इनसे ही हमें पता लगा है। और इसे पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी आद्यैतिहासिक काल, इसमें लिखना तो जानता था लेकिन इसकी लेखनी ऐसी है कि इसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं पाया है, इसको समझ नहीं पाया। इसमें भी हमें क्या मिले हैं, पुरातत्व स्रोत मिले हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, और एक था आपका कौन सा, वैदिक सभ्यता। ये 2 भागों में बटी हुई है आपकी। आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किसका भाग है, तो आद्यैतिहासिक काल का भाग है। इसे हम कास्ययुगीन के नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को, और वैदिक सभ्यता को हम लोह सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐसी ऐतिहासिक काल, इसके मानव का पढ़ना लिखना भी आता था और इसकी जो लिखाई है इसको हमने पढ़ भी लिया है बड़े आराम से, इसको समझ भी लिया है। अब हड़प्पा सभ्यता जिसे हम क्या बोलते हैं, कपासी सभ्यता भी बोलते हैं, शहरी सभ्यता भी बोलते हैं, प्रथम कास्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। वैदिक सभ्यता ये 1500 BC से 600 BC तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपका एक वेद बना था, इसका नाम था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद बने थे, इसका नाम था सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे नया आपका वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं आपके, ठीक है, और 1028 आपके क्या है, सूक्त हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मैं बता सकता हूँ, पूरा का पूरा इतिहास आपको 10 मिनट में ही करा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी को पता है कि ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का हमारा एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है, बहुत सारी चीज़ आपको याद कराने वाला है। तो आप लोग इसको एक साथ लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कुछ भी करिए, लेकिन इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। BRO का स्थापना दिवस, तो BRO जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसके वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, लेकिन इसका जो हेड है वर्तमान में वो कौन है, रघु श्रीनिवासन इसके नए हेड हैं। पुराने हेड थे इसके राजीव चौधरी। इसकी कमांडिंग महिला ऑफिसर कौन है, तो वो है वैशाली हिवासे, पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है वैशाली हिवासे। ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, तो सीमा के पास जो भी सड़क निर्माण करना होता है वो BRO का निर्माण करना होता है, BRO के द्वारा किया जाता है। इसी के द्वारा सेला सुरंग बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में, और एक श्रीलंकारा सुरंग है आपकी उत्तराखंड में। ये किसके द्वारा बनाई गई है, BRO के द्वारा बनाई गई हैं। और इसीलिए प्रत्येक 7 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है BRO का, ठीक है। अब देखिए BRO की बात आई है, हमारा एक रक्षा से संबंधित है, यानी हमारे डिफेंस से संबंधित है। तो हमारे कुछ डिफेंस से संबंधित चीज़ें हैं, इनको हम लोग याद करते हैं। जैसे DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 जनवरी को, इसरो का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, एयरफोर्स का स्थापना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, आर्मी का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को, नेवी का स्थापना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, CRPF का स्थापना दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 फरवरी को, और RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को।
तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब देखिए, अब मज़ा आएगा आपको असली वाला। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ अर्धसैनिक बल हैं, जैसे आपका असम राइफल, इसकी स्थापना कब हुई थी 1835 में, ठीक है। इसको कच्छार लेवी के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट CRPF, पहले इसका नाम अलग था, तब उसका नाम था 1939 में, क्राउन का नाम था। यहाँ पर C का मतलब था क्राउन, लेकिन यहाँ पर अब 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम CRPF कर दिया गया। ऐसे आपसे पूछे NSG की स्थापना कब हुई थी 1984 में, BSF की स्थापना कब हुई 1965 में, ITBP की स्थापना कब हुई 1962 में, CISF की स्थापना कब हुई 1969 में, NCC की स्थापना कब हुई 1948 में, RAF की स्थापना कब हुई 1992 में, और TA की स्थापना कब हुई थी 1949 में। ऐसे WHO की स्थापना पूछे तो 1948 में हुई थी। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। OPEC की स्थापना 1960 में हुई थी। नाम की स्थापना 1961 में हुई थी। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। NDB की स्थापना 2014 में हुई थी। और आपसे पूछे SCO की स्थापना कब हुई थी 2001 में हुई थी। NATO की स्थापना 1949 में हुई थी। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में, BJP की स्थापना कब हुई 1980 में, BSP की स्थापना कब हुई 1984 में, सपा की स्थापना कब हुई 1994 में, शिवसेना की स्थापना कब हुई 1966 में, NAP आपका ना NPP नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी 2014 में। कब हुई थी 2014 में। और आपकी पार्टी यानी आप आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी 2012 में ना। भारत की नवीनतम ये क्या है, राष्ट्रीय दल है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो आप सभी को, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तभी लाइक करना, वरना मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल ऑन व्हील्स ये क्या है, तो बस के ही ऊपर इसमें लाइब्रेरी है, टीचर्स हैं, कंप्यूटर हैं, यानी सारी सुविधाएं जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती हैं वो एक ही स्थान पर आपको मिल जाएंगी, यानी एक बस पर मिल जाएंगी। तो इसको इसलिए इसको बोला गया स्कूल ऑन व्हील्स। और इसको लॉन्च किया गया कहाँ से, मणिपुर से। मणिपुर के जो गवर्नर हैं इनका नाम है अनुसुईया उइके, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ के CM कौन है, आप सभी को पता है, N वीरेन, मणिपुर के CM हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन था हमारा कि कॉलेज ऑन व्हील्स ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। कॉलेज ऑन व्हील्स ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ था और इसका नाम था ज्ञानोदय एक्सप्रेस। मणिपुर की बात आई है तो देखो, मणिपुर की स्थापना कब हुई थी 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है, इम्फाल में ही है। लोकसभा सीटें कितनी है, 2। राज्यसभा सीटें कितनी है, 1। और विधानसभा सीटें कितनी है, 60। पशु यहाँ का कौन सा है, तो संगाई हिरन है ना। पुष्प कौन सा यहाँ का, राजकीय पुष्प है लिली। और वृक्ष कौन सा है, टून। केबुल नेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में ही, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। झील कौन सी झील पर है, तो लोकटक झील पर है ये, और एक ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी। नेक्स्ट आपसे पूछे मेती समुदाय कहाँ पर है और कुकी समुदाय कहाँ का है, तो मणिपुर का ही है। और यहाँ का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, मणिपुरी। और मणिपुर की बहुत ही फेमस नृत्य कहाँ है, इनका नाम है झावेरी बहन। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटी लिप्स चंद्रायणी का संबंध। तो बेटी लिप्स जो आपका चंद्रायणी है इसका संबंध किससे है, तो समुद्री टॉर्टिगेट। टॉर्टिगेट क्या है आपका, तो एक जल भालू है, यानी एक प्रकार से बहुत ही छोटा सा 8 पैर वाला एक जीव है जिसको बोला गया जल भालू। समुद्री टॉर्टिग्रेड इसको बोला जाता है। इसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है, तो चंद्रयान 3 के सम्मान में इसका नामकरण किया गया है। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। लैंड कब हुआ था ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, 23 अगस्त 2023 को। इसके लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। और दिवस कौन सा था आपका, तो 23 अगस्त को हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और नाम जहाँ पर लैंडिंग हुई थी उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो शिव शक्ति इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई अच्छा सा कमेंट इस क्लास के लिए आप लोग ज़रूर छोड़ जाना, जिससे कि आपको और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। जो भी छात्र हमसे जुड़े और वो जुड़ते ही चले जाएँ, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी अगर इस मेहनत को समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।